किसी शहर में शांति नाम की एक औरत अपने पति और 2 बेटों के साथ रहती थी। शांति का बड़ा बेटा हर्ष बहुत पैसे कमाता था, जबकि दूसरी तरफ विनोद की कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी। हर्ष तनख्वाह मिलने पर हमेशा अपने लिए महंगे महंगे कपड़े खरीद कर लाता था। बेटा तो इस घर का बड़ा लड़का है, तेरी कमाई भी बहुत अच्छी है, कभी कभी अपने छोटे भाई के लिए भी कुछ खरीद कर ले आया कर। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी मेहनत करके पैसे मैं कमाता हूँ तो अपनी कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करूंगा ना। और रही बात विनोद की, तो उसे भी अब लोगों ने पढ़ाया लिखाया था, लेकिन कॉलेज के वक्त में वो पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। हमेशा अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती किया करता था। बेटा, हमें तेरी सारी बातें मंजूर हैं, फिर भी वो तेरा छोटा भाई है, इस पर भी तेरा हक बनता है ना। आज के जमाने में छोटा बड़ा भाई कुछ नहीं होता बाबा। पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। विनोद के भी हाथ पैर सही सलामत है, वो चाहे तो मेहनत करके मुझसे ज्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो 1 नंबर का आलसी और कामचोर है। तभी कमरे के पास खड़ा विनोद हर्ष की सारी बातें सुन लेता है। देख भैया, मैं तुम्हारे पास कभी मदद मांगने नहीं आया। मेरी जितनी कमाई है मैं इसमें अपना गुजारा कर लेता हूँ। तुम मेरे बारे में इस तरह की बुरी बात मत किया करो। देखा माँ, तुम इसकी तरफदारी कर रही थी ना, देखो इसके अंदर कितनी अकड़ भरी हुई है। अकड़ इसलिए क्योंकि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। माता पिता जी तुमसे मेरी मदद के लिए कह रहे थे, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना, फिर तुम मेरे बारे में इतना बुरा क्यों कह रहे हो? चल चल, बहुत बकवास कर ली तूने, अब जा यहाँ से। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो ठीक नहीं होगा। दोनों भाइयों को बहस करता देख शांति समझ जाती है कि अगर इनके बहस और ज्यादा चली तो थोड़ी ही देर में दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो सकती है। इसलिए शांति बीच बचाव करते हुए विनोद का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाती है। इस तरह आए दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों भाई आपस में लड़ पड़ते थे और फिर शांति और रामलाल अपने दोनों बेटों की शादी करवा देती हैं। इन दोनों की पत्नी अपने अपने स्वभाव की एकदम पक्की थी, दोनों किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन हर्ष की पत्नी को बाजार से बहुत महंगी साड़ी खरीद लाती है। घर आने के बाद वो मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके इन्हें अपनी साड़ी दिखाने लगती है। अरे वाह कोमल, तेरी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, लगता है बहुत महंगी है। हाँ, पूरे 20,000 की है। अरे बाप रे, इतनी महंगी साड़ी पहनने के बारे में मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। सच में तू ना बड़ी किस्मत वाली है जो तेरा पति ढेर सारे पैसे कमाता है। बिल्कुल सही कहा, ऐसा पति मिलने के लिए नसीब अच्छा होना चाहिए। एक ही माँ के 2 बेटे हैं, लेकिन देखो कितना बड़ा फर्क है। एक बेटा इतना लायक, इतने अच्छे पैसे कमाता है, और दूसरा बेटा पूरी तरह नालायक, ठीक से पैसे भी नहीं कमा पाता। तेरा देवर विनोद ना किसी काम का नहीं। तभी वहाँ विनोद की पत्नी निर्मला आ जाती है। देखो नेहा चाची, जरा तमीज से बात करो। मेरा पति कम पैसे कमाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसकी बेइज्जती करोगी। हम तुम्हारी यहाँ खाना खाने तो नहीं आते ना, जितना कमाते हैं उसी में हमारा घर चल जाता है। अगर दोबारा तुमने मेरे पति की सबके सामने बेइज्जती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस। ए नर्मिला, तू यहाँ चिपट चिपट करने क्यों आई हो? तेरा पति पैसे नहीं कमाता, यही बात तो आंटी ने कही है ना, इसमें गलत क्या है? तू अपने पति की नाकामियों का गुस्सा इन पर क्यों निकाल रही है? कोमल की जली कटी बातें सुनकर मानो निर्मला के बदन में आग लग जाती है। बहुत हो गया, अगर एक लफ्ज और कहा तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। ये बात है, लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। भी मुझे नहीं, तुझे चढ़ी है। अब अगर तूने मेरे पति की बुराई की तो मैं तेरा मुंह तोड़कर तुझे सबक सिखाऊंगी। लगता है आज तूने पीटने का मन बना लिया है। चल आज देखते हैं कौन किसका मुंह तोड़ता है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचातानी करने लगती है। दोनों को लड़ते देख मोहल्ले की औरतें बीच बचाव के लिए नहीं आती, बल्कि मजे लेकर दोनों की लड़ाई देखने लगती है। हाँ कोमल, पूरा जोर लगाओ, इसे छोड़ना मत। अरे निर्मला, ये क्या कर रही है? खाना खाती है ना, इस कोमल ने तेरे पति की बेइज्जती की है, उठाकर जमीन पर पटक दे। इस तरह सभी औरतें आग में घी डालने का काम करने लगती हैं। तभी लड़ाई की आवाज सुनकर शांति वहां आ जाती है और दोनों बहू को एक दूसरे से अलग करती है। तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रही हो? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये नर्मिला की बच्ची अपने आप को बहुत होशियार समझती है। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे जा जा, तुझे पैसे का घुमंड है, हमेशा पैसों की अकड़ दिखाकर मेरे और मेरे पति की बेइज्जती करती रहती है। मैं तेरे दांत तोड़कर रहूंगी। आप हटे माँ जी, आज इसे सबक सिखाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। अरे बस करो, तुम दोनों की वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो रही है। जाओ यहाँ से तुम सब लोग। दोनों को लड़ते देखकर बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन इस बुढ़िया ने बीच में आकर सारा मजाक खराब कर दिया। अरे चिंता मत कर, ये दोनों कुछ दिनों के बाद फिर से लड़ पड़ेंगे, तब हम मजे लेकर उनकी लड़ाई देखेंगे। मेरे दोनों बेटों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, ऊपर से मेरी दोनों बहुएं भी एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। क्या होगा आखिर इस घर का?
फिक्र मत करो भाग्यवान, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक होगा। मैंने तो ये सोचकर अपनी इन दोनों बेटों की शादी की थी कि दोनों की बहुएं आने के बाद दोनों की लड़ाई बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो ये दोनों ही बिल्लियों की तरह आपस में लड़ने लगी हैं। इस तरह शांति अपने घर से हमेशा दुखी रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ शांति के दोनों बेटों के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन दोनों भाइयों के बच्चे भी अपने माता पिता की तरह चिड़चिड़ा और झगड़ालू थे। बच्चों की भी आपस में कभी नहीं बनती थी। ये देख, मेरे पापा मेरे लिए रिमोट वाली कार लेकर आए हैं। अरे वाह, तेरी कार तो बहुत अच्छी है, चल इससे खेलते हैं। हाँ, लेकिन राहुल मेरे साथ नहीं खेलेगा, मुझे तेरे साथ खेलने का शौक भी नहीं है। मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। जा मेरे साथ खेलने की तेरी औकात नहीं है, क्योंकि तेरे पास कोई महंगा खिलौना नहीं है, इसलिए सस्ते पेट्रोल पास से खेलकर तुझे अपने दिन गुजारने पड़ते हैं। तेरे पिता मेरे पिता की तरह पैसे नहीं कमाते, जिस कारण तुझे गरीबी में जिंदगी जीनी पड़ रही है। बेचारा राहुल। देखो, मेरे अब्बू के बारे में कुछ मत बोलना, वरना ठीक नहीं होगा। अरे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा तो ये बात है, खैर जा भी बताता हूँ तुझे। इसके बाद दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ खड़ा एक बच्चा घर जाकर निर्मला और कोमल को दोनों की लड़ाई के बारे में बता देता है। दोनों दौड़ते हुए अपने बेटों के पास पहुंच जाती हैं। बेटा क्यों लड़ाई कर रहा है, चल लड़ाई बंद कर। अरे बेटा, इस तरह लड़ना बुरी बात है। देख, आज मैं तेरे लिए नई कार लाई हूँ, चुपचाप अपनी कार के साथ खेल, गंदे बच्चों के साथ लड़ाई नहीं करते। अरे नालायक बच्चों से ना हमेशा दूर। अपने बेटे के बारे में कोमल की ये बात सुनकर निर्मला गुस्से से तलमला जाती है। ए कोमल की बच्ची, तू गंदा नालायक किसे कह रही है? मेरा बेटा तेरे बेटे से लाख गुना सुंदर है और साथ ही ये पढ़ाई लिखाई में भी तेज है। तेरा बेटा तो बस खिलौने के साथ खेलना जानता है और इसके अंदर कोई हुनर नहीं। रहने दे, मेरे बेटे को पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेरा पति बहुत पैसे कमाते हैं, हम हमारे बेटे के लिए बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने वाले हैं। लेकिन तेरा शौहर तो एक नंबर का निकम्मा है, तुम सबका पेट भर सके इतने पैसे भी नहीं कमा पाता। तेरा बेटा भी तेरे पति की तरह सड़कों पर खाक छानेगा, ये फिर मजबूर होकर किसी साहूकार के यहाँ मजदूरी का काम करेगा। अच्छा, तो तुम अब मुझे मेरे बेटे के बारे में बताओगी? अरे चुपचाप यहाँ से चली जा, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुझे यहीं ज़मीन पर धूल चटा दूँ। मम्मी, ये बातें सुनकर मेरा तो खून खोल जाता है। आज तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, तभी मुझे सुकून मिलेगा। चल आजा, अभी बताती हूँ तुझे। लेकिन तभी वहाँ शांति आ जाती है। या अल्लाह, आखिर तुम दोनों कब सुधरोगी? जरा सा कुछ हुआ नहीं कि एक दूसरे को मारने पीटने पर उतर जाती हो। अरे इस वक्त तुम दोनों सड़क पर खड़ी हो, चलो चुपचाप घर चलो। मम्मी जी, ये मेरी बेटी के बारे में भला बुरा कह रही है। कोई मेरी बेटी की बुराई करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तू भी तो अपने बेटे की तारीफ करके मेरे बेटे को नीचे दिखा रही थी। जरा अपने बेटे के फटे पुराने कपड़े देख, ये मेरे बेटे के बगल में खड़ा होने के लायक भी नहीं है। अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पाटिल जी के परिवार में रहा करते थे उनके दो बेटे, अनंत पाटिल और अनिल पाटिल। नंद की पत्नी का नाम था सुषमा और अनिल की बीवी का नाम था आंचल। पाटिल जी की एक बेटी भी थी, जिसका नाम था मंदा। मंदा की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे और मंदा के निकाह ससुराल पाटिल जी के घर से 4 घर छोड़कर ही था, जिसकी वजह से मंदा के निकाह अपने मायके में आना जाना लगा रहता था। मंदा का अपना ससुराल आना जाना तो ठीक था, लेकिन मंदा का पति जब दिल चाहे ससुराल चला आता और यहाँ तक वो ज्यादातर टाइम अपने ससुराल यानी कि पाटिल जी के घर में ही रहा करता था। यह बात मंदा को पसंद नहीं थी और ना ही पाटिल जी के दोनों बहुओं को, लेकिन सुदेश तो सुधर का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी तरह एक दिन सुदेश सुबह सुबह अपने ससुराल आ पहुंचा। अरे आंचल भाभी, शिमला भाभी, रसोई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नाश्ते में क्या बना है? अरे दामाद जी, आप फिर से आ गए। अब तो हर सुबह आप ही का इंतजार रहता है हम लोगों को। हाँ, और आज जो छत पर काला कौवा आया है ना, वो कुछ ज्यादा ही जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। मैं तो समझ गई थी कि अब हमारे दामाद के अलावा और कौन आएगा। इतना प्यार करने वाला ससुराल और आप जैसी भाभियाँ मिलेंगी तो भला कौन नहीं आएगा ससुराल। अब बस गर्मा गर्म पराठे खिला दीजिए। बिल्कुल दामाद जी, आपके लिए तो मैंने स्पेशल पराठे बनाए हैं मक्खन लगाकर। बैठिए बैठिए, खाइए खाइए। अरे लेकिन अनंत और अनिल भाई साहिब को भी तो आने दीजिए, इसके बाद खा लेना। उनका क्या है, वो तो इसी घर में रहते हैं, मैं तो कभी कभी आता जाता हूँ ना। आप जल्दी से मुझे पराठे खिला दीजिए, कल रात को मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी देर यहीं पर सो जाता। दामाद जी, काम पर नहीं जाना क्या, जो सुबह सुबह सोने की बात कर रहे हैं? अरे भाभी, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा,
लेकिन आपके हाथ के पराठे कहाँ मिलेंगे। लाइए लाइए जल्दी से लाइए। और हाँ वो आम का अचार है ज़रूर ले आना जो आपकी सासू माँ बनाती हैं। मतलब कि हमारी सासू माँ बनाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आम का अचार भी ले आऊंगी, दही भी लेकर आऊंगी, आप जो कहेंगे वो ले आऊंगी। और इस तरह से सदेश ने मंदा के मेके जाकर सुबह सुबह अच्छे से नाश्ता कर लिया, बिना इस बात की परवाह की कि उसके घर के किसी भी मेंबर ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। इससे पहले कि बाकी के लोग नाश्ता करते, सदेश आराम से कमरे में जाकर सो गया। और ये देखकर सुषमा और आंचल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लगता है हमें इस बारे में मंदा दीदी से बात करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, इनको बुरा लगेगा। इस घर की इकलौती बेटी है और उनका पति यहाँ पर आता है और हम उस बात की शिकायत उनसे कहेंगे तो सोचो उन्हें कितना बुरा महसूस होगा। बात तो सही है, अब जैसा भी हो इस घर का दामाद है, हम कर भी क्या सकते हैं। क्या हुआ दामाद जी, फिर से आ गए? दामाद तो है लेकिन उनकी जो हरकतें हैं ना वो मंदा दीदी पर आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती हैं। आप समझ रही है ना। कुछ देर के बाद मंदा सदेश को ढूंढते हुए अपने मायके पहुंचती है। सुषमा भाभी, अंचल भाभी, सुदेश यहाँ पर आए थे क्या? तो सुबह से ही यहीं पर है मंदा दीदी, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इनका मोबाइल फोन भी घर पर है और 5-6 बार कॉल आ चुकी है। वो लोग पूछ रहे हैं कि सुदेश ने छुट्टी क्यों की, एप्लीकेशन भी नहीं डाली और वो ऑफिस में नहीं आए। हाँ, सुबह सुबह यहाँ आए थे, नाश्ते के बारे में पूछने लगे तो हमने उन्हें नाश्ता करा दिया। इसके बाद बोले काम तो होता रहेगा, नींद ज्यादा जरूरी है, इसलिए सोने चले गए। मैं सुदेश की हरकतों से बहुत परेशान हूँ। भाई रोज रोज मेरे मायके में आ जाते हैं, आप लोग भी इनके बारे में क्या सोचती होंगी ना। हाँ, लेकिन इस तरह से वो अपने काम और अपने ऑफिस को छोड़ते रहेंगे तो आगे चलकर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं दीदी। इतना कहकर मंदा सुदेश के कमरे में जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है। सुदेश उठे ना, देखिए आपके ऑफिस से कितनी बार कॉल आ चुकी है और आप यहाँ पर आराम से कराटे मारकर सो रहे हैं। अरे मंदा, इतना अच्छा ससुराल मिला है मुझे और तुम्हारी भाभीयों के हाथ का खाने का तो कहना ही क्या भाभी, सुबह का नाश्ता करके सोया हूँ तो दोपहर हो गई है, भूख लग रही है मुझे बताओ दिन में क्या बनाया है आपने। आप इससे क्यों पूछ रहे हो, आप घर चलिए ना, मैंने खाना बनाया है, अब घर पर खाना खा लेना। अरे तुम्हारे हाथ का खाना तो मैं रोज खाता हूँ, कभी कभी अपने भाभीयों के हाथ का भी खाना खा लेने दिया करो। बताइए भाभी क्या बनाया है आज? आज तो बिरयानी चावल बने हैं। फिर तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम एक काम करो, घर जाकर मेरा मोबाइल फोन और लैपटॉप भी ले आना, मैं अपना ऑफिस का काम भी यहीं से कर लूंगा। सदेश की बात सुनकर मंदा कन्हैया परेशान होकर वहां से चली जाती है और सदेश अपने ससुराल में ही रुककर खाना खाता है और सारा दिन वहीं पर रहता है। रात का खाना खाकर सदेश अपने घर आ पहुंचता है। आप इस वक्त घर आ रहे हैं सुदेश, ऐसे कोई अच्छा लगता है कि आप सारा दिन वहाँ पर रहते हैं? अरे तो क्या हुआ मंदा, वो भी तो मेरा ही घर है। क्या हुआ अगर मैंने वहाँ पर कभी कभी खाना खा लिया? अरे दूसरे आदमियों को जानती हो, अपने ससुराल से चिढ़ते हैं। मुझे देखो, मैं कितने आराम से तुम्हारे घर चला जाता हूँ। इस तरह रोज रोज वहाँ जाना अच्छी बात नहीं है सुदेश, वो लोग क्या सोचेंगे? अरे कुछ सोचते तो अब तक कहना देते, कुछ नहीं सोचते वो लोग ऐसा वैसा। और इस तरह से अपनी पत्नी को कोई बात नहीं सुनता और आराम से जाकर सो जाता है। अगले सुबह जब ऑफिस का टाइम होता है तो सदेश सुबह सुबह तैयार हो जाता है। अरे मंदा जी नाश्ता नहीं बनाया, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुदेश आपने बताया नहीं कि आप आज जल्दी ऑफिस जाएंगे, मैंने तो अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, आप भी ना थोड़ी जल्दी नहीं बता सकते थे? कोई बात नहीं, रहने दो, मैं भी तुम्हारे मायके से ब्रेकफास्ट करके चला जाऊंगा, एक ही तो बात है, यहाँ खाओ वहाँ। ठीक है, नहीं सुदेश आप कल भी सारा दिन वहीं थे, अब थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। लेकिन सुदेश मंदा की कोई बात नहीं सुनता और पहुँच जाता है अपने ससुराल। अरे दामाद जी आइए आइए, कैसे हैं आप? जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। ताकि आप आ गए, आइए साथ में बैठकर चाय पीते हैं। अरे खाली चाय से कुछ नहीं होने वाला भैया जी, कुछ नाश्ता भी साथ में कर लेते हैं। वैसे भी बिना मंदा सोकर उठने में लेट हो गई थी तो घर से भूखा ही आना पड़ा मुझे। हाँ क्यों नहीं, चाय भी पियेंगे, नाश्ता भी करेंगे। मामा जी अभी तक ब्रेकफास्ट बना रही हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ऑफिस थोड़ा देर से चला जाऊंगा, आप आराम से बना लीजिए नाश्ता। सदेश की बात सुनकर आंचल रसोई में आती है जहाँ सुषमा पहले से ही मौजूद थी। क्या हुआ दामाद जी, फिर से आ गए? हाँ वैसे इनके आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि मंदा दीदी को कितना बुरा लगा होगा।
दामाद जी के इस बिहेवियर से। उसके बाद सुषमा और आंचल अपने दामाद सुदेश को सुधारने का प्लान बनाती है। क्या सुषमा और आंचल की प्लानिंग कामयाब हो पाएगी? देखिए कहानी के अगले पार्ट में।